Hello, I welcome you today to another video on Literature Side channel. My name is Fozia Waleed and today we are going to discuss the poem from Songs of Experience, A Poison Tree, written by William Blake in 1794. इस पोएम को डिस्कस करने से पहले विलियम ब्लेक की बायोग्राफी के कुछ पॉइंट्स उनको रिव्यू करते हैं और फिर इस पोएम को टेक्स्ट शुरू करते हैं। जी, विलियम ब्लेक जो हैं 18th सेंचुरी के पोइट हैं और रोमांटिक पोइट हैं। इनकी जो बर्थ है वो 28 नवंबर 1757 को ब्रॉडविक स्ट्रीट है जो कि सोहो डिस्ट्रिक्ट है लंदन का, वहाँ पे ये पैदा हुए हैं और इनकी जो डेथ है 12 अगस्त 1827 है। ओके, ये जो है अनफॉर्चुनेटली अनरिकग्नाइज्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ time, but now Blake considered a seminal figure, important poet in the history of both poetry and visual art of romantic age. इनको रोमांटिक एज और ये प्री रोमांटिक एज दोनों से ही इनका ताल्लुक है। इनके कॉन्टेम्परेरीज जो हैं इनको मैड लुनेटिक भी जो है कंसिडर करते रहे। क्यों? इनकी जो रेटिक व्यूज़ और यूनिक जो ये यूनिकनेस डालते हैं ना उसमें अपनी पोइट्री में, तो उसकी वजह से विजनरी पोइट हैं, विजन करते रहे, इनको बचपन से ही विजन आते थे, तो इसीलिए कॉन्टेम्परेरीज जो है इनकी बातें सुन के इनको ऑलमोस्ट कंसिडर करते थे कि ये मैड है, लुनेटिक है। ब्लेक इज़ हेल्ड इन हाई रिगार्ड बाय नेचर। सो क्रिटिक्स जो हैं वो आज इनको बहुत एक्सप्रेसिवनेस की वजह से, इनकी क्रिएटिविटी की वजह से, जो इनकी फिलोसफिकल और मिस्टिकल जो अप्रोच है अब इनको मानते हैं, इनके काम को सराहते हैं। तो हिज पेंटिंग्स पोइट्री जो है ना हैव बीन कैरेक्टराइज्ड एज अ पार्ट ऑफ बोथ रोमांटिक मोमेंट में भी और प्री रोमांटिक दोनों में जो है ना उसको बेहतर माना गया है। इन्फ्लुएंस्ड है रेवोल्यूशन से, फ्रेंच अमेरिकन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी दौर था जब ये 18th सेंचुरी में ये उसका भी दौर था। अच्छा, अभी जो है इनकी पोइम जो है पॉइजन ट्री को हम डिस्कस कर लेते हैं। पॉइजन जो ट्री पोइम है इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट पोइम। इट हैज़ ऑलमोस्ट 4 स्टैंजास, 4 लाइन क्वार्टरेन्स। तो इसमें ये सिंपल पोइम है जी। जैसे हमने इनके यहाँ सनफ्लावर देखी या वो थी सिक रोज, तो वो मल्टीपल लेयर्ड और पोइम्स थी और उनके इंटरप्रिटेशंस कहाँ से कहाँ जा के मिलती थी। एक क्या उनकी पता नहीं 10 इंटरप्रिटेशंस रीडर भी छोड़ दिया था कि रीडर देखे कि इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या इंटरप्रिटेशंस हैं, और फिर वही बात कि ऐसी सूरत में क्या करते हैं कि उसके पोइट के जो है सर्कमस्टांसेस, हालात, वाक़यात, एज को सामने रख के ना तो फिर चाहिए और देखा जाता है कि ये पोएम किन हालात में लिखी गई और क्या इन्फ्लुएंस था उसके ऊपर, इम्पैक्ट था उस पर पोइट पे। चले, इधर स्टैंजा नंबर 1 है, आई वॉज एंग्री, मैं नाराज़ था विद माई फ्रेंड। ये जो पोएम है फर्स्ट लाइन से ही आप देख लें कि आई वॉज एंग्री, यहाँ पे वो बता रहा है स्पीकर या जो पोइट है वो खुद ही बता रहे हैं। इट्स अ शॉर्ट एंड सिंपल पोएम अबाउट रिप्रेसिंग एंगर एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ डूइंग सो। इसमें आपको वो रिप्रेस करेंगे अपना एंगर और फिर आपको उसका देन इन लास्ट 2 स्टैंजा में वो दिखा देंगे कि उसका रिजल्ट, उसका कंक्लूजन क्या निकला। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं, इधर आपको 2 सिनेरियो मिलेंगे। एक तो वो दोस्त के साथ पोइट जो है नाराज़ होते हैं, लेकिन वो उसको जाके बात कर लेते हैं, मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मुझे तुम्हारी ये बात बुरी लगी थी। उनके अंदर कोई गर्ज नहीं रहता, वो क्लियर हो जाता है पॉइंट, ठीक है, दोस्ती बहाल हो जाती है। दूसरा, वो नाराज़ होते हैं अपने दुश्मन के साथ, नहीं बताते, उसके नफरत के सीड को कल्टीवेट करते हैं। एट द एंड क्या होता है कि वो तनावर दरख्त बन जाता है, फल लगता है, जहर का फल लगता है और वो मौत का सबब बनता है। ठीक है, दोस्ती की मौत हो जाती है ना। चलें, अभी देखते हैं स्टैंजा नंबर 1 को नाउ। आई वॉज एंग्री विथ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से नाराज था। वॉज बता रहे हैं, स्टेरियो पहले मिल गया आपको। आई टोल्ड माई रैथ, रैथ का मतलब है गुस्सा।
मैंने अपने दोस्त को उस गुस्से के बारे में बता दिया, माई रैथ डिड एंड, और मेरा गुस्सा खत्म हो गया, बात क्लियर हो गई, सिंपल। ठीक है। अब दूसरा, ये फर्स्ट लाइन में एक सिनेरियो, फर्स्ट टू लाइन में एक सिनेरियो बताया, दूसरे की तरफ चलते हैं। आई वॉज एंग्री विथ माई फो, मैं अपने दुश्मन के साथ नाराज हुआ। आई टोल्ड इट नॉट, मैंने नहीं बताया। माई रैथ डिड ग्रो, और उससे क्या हुआ कि वो जो है वो बढ़ना शुरू हो गया, रैथ, गुस्सा। यानी कि इसमें बताया यही है ना, एक फैबल है, एक स्टोरी बता रहे हैं कि मैं पहले अपने दोस्त से नाराज़ हुआ, बता दिया, कोई गर्ज नहीं रखा। दूसरे में मैं नाराज़ हुआ, लेकिन इसके मेरे जो है मैंने उसका गर्ज रखा, और कीप मलाइस इनसाइड इन हिमसेल्फ। तो उसका क्या मॉरल निकला, ये हम आगे नेक्स्ट इसके स्टैंजा में देखते हैं। अब स्टैंजा नंबर 2 में बताते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं जी। स्टैंजा नंबर 2 की तरफ आते हैं। पहले स्टैंजा में इन्होंने हमें दो स्टेरियो, दो जो हैं इस फैबल में, पोइम में बता दिया कि मैं अपने दोस्त से नाराज़ हुआ, बता दिया, ख़त्म हो गया, क्लियर हो गया। दूसरे दुश्मन से नाराज़ हुआ, नहीं बताया। और क्या किया आगे वो बता रहे हैं, प्रोसेस अब बताने लगे हैं, पर्सोनिफाई करने लगे हैं। एंड आई वाटर्ड इट इन फियर, अब उस गुस्से को पर्सोनिफाई किया गया। कह रहे हैं मैं इसको गुस्से को जो है ना पानी देता रहा, यानी कि उसको दरख्त से वो सिंबलाइज कर रहे हैं, पर्सोनिफाई कर रहे हैं। कहते हैं मैं इसको नफ़रत को पानी देने लग गया, अपनी नफ़रत को, अपने गुस्से को, ग्रज को मैंने पानी देना शुरू कर दिया। और क्या हुआ, नाइट एंड मॉर्निंग विथ माई टीयर्स, पानी किससे देता था, अपनी नफ़रत का, आंसुओं का। ठीक है। एंड आई सन्ड इट विद स्माइल्स, और यहाँ पे देखिए सन्ड का मतलब पता है क्या, कि मैं उनको आई गेव डिसाइटफुल स्माइल, कि उसको एक स्माइल भी देते थे, मुनाफिकत, हाइपोक्रेसी का भी इधर उन्होंने बता दिया है कि उसके साथ हाइपोक्रेट हो गए, उसके साथ मुनाफिक हो गए। एंड विद सॉफ्ट डिसीटफुल वाइल्स, और मैं उनके साथ बड़ी धोखे वाली चालें भी चलता रहा। किसके साथ, अपने दुश्मन के साथ। बता रहे हैं कि मैंने उसके साथ क्या किया कि उसको टीयर्स जो है ना वो इंडिकेट करते हैं कि मैंने उस दरख्त को पानी दिया, फीडिंग ऑफ हेट, नफरत का पानी दिया। और वाटर्ड विद माई टीयर्स डिपिक्ट क्या करता है कि उन टीयर्स ने क्या किया, उसकी लाइफ के जो टीयर थे या उसका जो गर्ज था, उसने क्या किया, डिस्ट्रक्शन, तबाह करने के लिए उसको पानी दे रहे थे। और फॉल्स इंटेंशंस थी ना, ये सन्ड इट विद स्माइल, कि मैं उसको फॉल्स इंटेंशंस के साथ, इरादे तो अच्छे नहीं थे ना, नीयत तो ख़राब ही थी। सनिंग जो है प्रोवाइडिंग कर रहा है न्यूट्रिएंट्स, यानी टू प्लांट, सूरज को एक पौधे को फलने फूलने के लिए 3 बेसिक चीज़ें, पानी चाहिए, एयर चाहिए और सन चाहिए ना, सनलाइट। तो वो कह रही है तीनों चीज़ें मैं देता रहा, मैं मिलता भी उससे रहा, मैंने उसको बताया भी नहीं, हाइपोक्रेट हो गया, इंटेंशंस मेरी बुरी थी, लेकिन मैंने उसको फ्लोरिश, नरिश करता रहा, मिलता रहा, नरिश पौधे को करते रहे, यानी पानी देते रहे, यानी कि मुलाकातें भी होती रही, और इंटेंशंस क्या थी, वो ख़राब थी। तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि उन्होंने ये प्रोसेस शुरू कर दिया। अब हम स्टैंजा 3 की तरफ आते हैं, और इसमें देखते हैं कि डे नाइट पानी देने से क्या वो दरख्त नरिश होके बना, तो फिर क्या फल उधर लगा। नफरत का बीज बोया जाए और वो दरख्त जब परमान चढ़े, तो वो कोई फिर एक दोस्ती का तो उस पर फल नहीं ना लगेगा, या कोई कहते हैं ना सबर का फल मीठा होता है, तो ये फल इधर जो लगेगा ना, ये जहर लूद होगा, यानी पॉइजन ट्री बनेगा, पॉइजनस हेट्रेड ट्री जो है ना वो फल देगा, और वो जो फल देगा वो क्या होगा, पॉइजनस फ्रूट होगा। एंड इट ग्रो बोथ डे एंड नाइट, अब कहते हैं कि मैंने उसको पानी दिया नफरत का, मैंने बैड इंटेंशंस को, डिसीट, मैं डिसीटफुल वाइल्स का, फिर उसको मैं स्माइल्स, यानी अपनी स्माइल भी देता रहा, यानी कि मैं उसके साथ हाइपोक्रेट हो गया, डे नाइट मॉर्निंग मैंने उसको टीयर किया, वाटर्ड किया, सर्नड किया, मैंने हर चीज़ उसको मुहैया की जो एक नरिश करने के लिए चाहिए होती है।
बता रहे थे, मेरी सीधी सीधी दोस्ती थी, मिलते भी रहे, दावतें भी होती रही, लेकिन एट दी थर्ड स्टेंजा में बता रहे हैं कि आज उस दरख्त को फल लग गया। क्या लगा? एंड इट ग्रो बोथ डे एंड नाइट, दिन रात वो जी दरख्त जल्दी जल्दी बढ़ने लग गया, ठीक है कि नहीं। टिल इट बोर एंड एप्पल ब्राइट, फिर उसमें एक दिन एक फल लगा, सेब, एप्पल, ब्राइट, खूबसूरत फल लग गया। अच्छा, यहाँ पे ना ये मेटाफोरिकली जो है एप्पल को जो है ना, एप्पल की यहाँ पे दो तरह से इंटरप्रिटेशन की जा सकती है। ये एप्पल को यहाँ पे सिंबलाइज किया गया है ब्लेक ने। इनका जो क्रिएटिव वर्क है ना वो समझा जाता है कि इनके कॉन्टेम्परेरीज में से किसी एक ने इनका हैड स्टोलन ऑन हिज टाइम, इनके कॉन्टेम्परेरीज में से किसी ने इनका काम जो है ना चुरा भी लिया था। अच्छा, दूसरी जो इंटरप्रिटेशन है वो इधर एप्पल को ना सरपेंट से भी की जा रही है। यहाँ पे आप देखेंगे कि वो बिब्लिकल रेफरेंसेस जो हैं ज़रूर देते हैं, तो यहाँ पे वो उन्होंने फिर बिब्लिकल जो है रेफरेंस जो है ना यूज़ कर लिया है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे वो जिक्र करेंगे कि ये भी वही एप्पल है जिसको वो नॉलेज ट्री ऑफ नॉलेज तो जो था ईडन में, जन्नत में जो, तो ये उसका बता रहे हैं कि ये वो फल लग गया जिसको देख के ना उनका जो फो है, उनका जो दुश्मन है वो अट्रैक्ट हुआ, यानी बेक्वाइल हो गया। तो एंड माई फो बी हेल्ड इट शाइन, चमकते हुए जब उस दुश्मन ने उस सेब को देखा, उसने कहा ये इसके पास इतनी बेहतरीन चीज़ फल, ये तो मुझे खाना चाहिए, क्यों ना मैं लूँ। तो एंड ही न्यू, हाँ तो हसद में यही होता है ना कि दूसरे की अच्छी चीज़ जो है उसके अपने हाथ में या उसके ऊपर आपको अच्छी नहीं लगती, आप दूर से बैठ के हसरत करते हो। अगर बुरे इंटेंशन है, खुदा ना खास्ता, तो आप कहते हैं कि वो मेरे पास होनी चाहिए, उसके पास क्यों है, मेरे पास होनी चाहिए, तो उसके लिए मेहनत नहीं करनी, उसको देख के जल रहा है कि ना। अच्छा, अभी वो कह रहा है कि उसके मेरे दुश्मन ने, अभी दुश्मन की देखें यहाँ पे बात की गई है कि दोनों पार्टीज खराब थी। एंड माई फो बी हेल्ड इट शाइन, जब उस उनके दुश्मन ने भी उसको फल को देखा ना उस गार्डन में जो इसने नफरत का लगाया था, और पॉइजन इन ट्री पे वो जो एक फ्रूट लगा था, पॉइजन फ्रूट, तो वो दुश्मन भी कोई अच्छा नहीं है, ये वो नेक बंदा होता, वो भी सोच रहा है कि मैं इसको चुरा लूं, ठीक है। एंड ही न्यू दैट इट वाज माइन, और दुश्मन को बड़ी अच्छी तरह पता था मेरे गार्डन का मेरा है, मैंने लगाया ना, मैंने कल्टीवेट किया। ऑल्दो ये पॉइजन ट्री था और इस पे जो फ्रूट लगा था, जौन सा भी जहर का लगा था, ये मीठा लगा था, मेरा था, तो उसकी भी अटेंशन अच्छी नहीं थी। वो कहते हैं ना टिट फॉर टैट, कर भला सो हो भला, तो यहाँ पे कर बुरा तो हुआ भी उसका बुरा कि फल उन्होंने लगाया भी नफरत का था, दुश्मन ने भी देखा, दुश्मन ने कहा उसके फलों को, ये गार्डन में ये इतना चमकदार फल क्यों लगा, मैं इसको क्यों ना जाके खा लूँ। तो एंड यहाँ पे देखें हसद, और फिर वही चीज़ आ गई है क्या कहते हैं, हाइपोक्रेसी, और इधर डिसोबीडियंस भी फिर वो तीनों चीज़ें आ गई कैसे। एंड इनटू माय गार्डन स्टोर, और वो वहाँ पे चुराने आ गया, ठीक है, हाइपोक्रेसी दिखाने आ गया कौन, दुश्मन। व्हेन द नाइट हैड वेलेड द पोल, हर तरफ जब वैलिड हो गई पोल पे, यानी हर तरफ जब अंधेरा छा गया, यानी कि रात के अंधेरे में उसने चुराने की कोशिश की और वो कामयाब हो जाता है कौन, दुश्मन। माई फो आउट इन द मॉर्निंग ग्लैड आई सी, अंधेरे में आके उसने फल खा लिया, चुरा लिया दुश्मन ने। इन द मॉर्निंग, सुबह हो गई, ग्लैड आई सी। अब जो है राइटर या ये जो स्पीकर है वो बड़ा खुश हो रहा है कि माई फो अंडर स्ट्रेच्ड बीनीथ द ट्री, कि मैं तो बड़ा खुश हुआ कि मेरा दुश्मन तो नीचे ढेर हुआ पड़ा था। यहाँ पे जो मिस्टिक हमारे विलियम ब्लेक पोइट हैं, इन्होंने बिब्लिकल रेफरेंस भी दिया है, अगर इनको इस तरह से भी इसको इंटरप्रिटेशन की जा सकती है सिंबॉलिकली। ये जो गार्डन है ये गार्डन ईडन है, गार्डन ऑफ ईडन है, जन्नत, ठीक है। एंड एडम एंड ईव दे वर इन द गार्डन ऑफ ईडन, एंड द ट्री प्रेजेंट द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड इवल जो है इधर बताया। इनके जो बिब्लिकल रेफरेंस इन्होंने दिया है, इनकी जेनेसिस बुक है क्रिश्चियंस की, तो उसमें ये बताया गया ना कि ट्री ऑफ नॉलेज को ये सरपेंट जो है उसने सेड्यूस किया था इसको, इनको ईव को, और इनको उस गार्डन में ले जाके तो खिलाया, और फिर उन्होंने आगे एडम को भी मजबूर किया कि ये खाएं। तो यहाँ पे वो भी बताया गया है कि ये यहाँ पे ये
ह्यूमैनिटेरियन पोइट हैं हमारे विलियम ब्लेक, और यहाँ पे ये मोरल लेसन दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वो ट्री ऑफ नॉलेज का वो फल खाना क्या बाइस बना था, क्या किया था उसने, वो फॉल ऑफ मैनकाइंड बना था ना, वो गॉड की डिसोबीडियंस में लिस्ट में आगे, गुड लिस्ट से निकल गए, और उनको पनिशमेंट क्या मिली थी कि वो अर्थ पे आ गए थे, इस पे दुनिया में। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं, ये रेफरेंस को भी यूज़ किया गया उन्होंने, कि एप्पल जो है ना ये एलुयन है, दे रहा है कि ट्री ऑफ नॉलेज है, और इन द बाइबल ईटन बाय द ईव, इन द बुक ऑफ जेनेसिस में इन्होंने बताया हुआ है। तो बाइबल में ईटिंग द एप्पल लीड्स टू ह्यूमैनिटी बीइंग कास्ट आउट कर दिया ना, निकाल दिया, जन्नत से बाहर निकाला, ऑफ पैराडाइज, एंड इंट्रोड्यूसेस सिन इनटू द वर्ल्ड, और दुनिया को मुतारफ करवाया था गुनाह, हसद और ये सारी बुराइयों से। तो यहाँ पे वो चीज़ को भी ऑफ कोर्स इंटरप्रेट किया जा सकता है, बल्कि वही है। तो ये these are the four stanzas. The poem is very simple to understand, and poisonous tree, hatred, and a poison tree is describes the repressed feelings, anger towards an individual. So, and here apple giving the meaning of allusion, and of course interpretation you can give that it was the apple is symbolically tree of knowledge, और ये क्या बाइस बना था, it this apple leads to humanity begins cast out of paradise and introduces sin into the world. Thank you very much, and do subscribe my channel. Bye, stay blessed.